खुशी के मारे नाच ही रहे थे, सोच सकते हो। अच्छा। सब खुश थे मतलब वहाँ पे। फिर वाकई में जस्ट 1 मिनट का भी टाइम नहीं लिया, मैंने वापस नीचे आई, मदर इन लोग को बताया, मम्मी सेलेक्ट हो गया, मम्मी बहुत खुश थे, फिर पापा को बताया। तो जैसे अमिताभ जी सामने बैठे थे, तो और क्या बातें हुई आपकी उनसे? कि उन्होंने बोला कि मैं गया हुआ हूँ, मैंने बोला कि मैं झुंझुनू के गोपालपुरा गांव से हूँ, वो छोटे से गांव से हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं गया हुआ हूँ। मैंने कहा सर आप गोपालपुरा गए हुए हो? मुझे कैसे नहीं पता चला। कह रहे नहीं मैं गोपालपुरा नहीं, मैं झुंझुनू गया हुआ हूँ। हाँ, पर कहीं ना कहीं फोकस नहीं रहा उस चीज पर और हम छोड़ देते हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहिए? नेवर गिव अप, नेवर एवर गिव। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पर सब कुछ के लिए पैसा ही जरूरी होता है। कौन बनेगा करोड़पति टीवी शो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति में वो लखपति बनकर लौटे हैं, और आइए जुड़कर जानते हैं उनसे उनकी इस जर्नी के बारे में कि किस तरीके से वो केबीसी तक पहुंची और किस तरीके ने उन्हें सवालों के जवाब दिए और लखपति बनकर घर लौटी। पवित्रा जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप लखपति बन के आई, एक महिला केबीसी में जीत के आई हमारे क्षेत्र से, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा पवित्रा जी, जानना चाहेंगे कि केबीसी में कैसे की जर्नी कैसी रही, कहाँ से स्टार्ट किया आपने और पहली शुरुआत कहाँ से हुई? पहली बार मैंने जो टीवी देखा था वो 2011 में देखा था। मेरे ग्रेजुएशन के लिए मैं हॉस्टल में गई थी उस टाइम पे, तो उसी टाइम मैंने केबीसी शो देखा था। और फर्स्ट टाइम जब मैंने केबीसी शो देखा तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ जाना चाहिए। तो 2011 से मैं कंटिन्यूसली ट्राई करते आ रही थी। तो ऑलमोस्ट 15 ईयर्स के बाद में इस साल मुझे एक कॉल आया उसके ऑडिशन के लिए। तो मतलब आपको क्या लगता है कि जैसे हर केबीसी जब आता है खत्म होता है तो एक क्वेश्चन देते हैं और उस क्वेश्चन का आप जवाब देना होता है, उसके बाद जो सिलेक्शन होता है देन वही जाता है, ऐसा ही कुछ समथिंग होता है? हाँ, अगर आपका नंबर अगर रैंडमली सिलेक्ट हो जाता है वहाँ पे ऑडिशन के लिए, तो वहाँ पे आपको आईवीआर कॉल आता है। तो उसके लिए आपको 2 क्वेश्चन पूछते हैं, वो आईवीआर कॉल पे वो ऑटो जनरेटेड होते हैं। उनके आंसर्स देने होते हैं। उसके बाद में आपको ऑडिशन के लिए जाते हैं, ग्राउंड ऑडिशन के लिए। वहाँ पे आपका जीके टेस्ट होता है, जो 20 क्वेश्चंस का होता है। और उसके बाद अगर 20 क्वेश्चंस का जीके की जो कट ऑफ है तो आप क्लियर कर लेते हो, तो उसके बाद में आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है और वो सेम डे हो जाता है। सेम डे होता है। तो अभी जैसे आपने बताया कि ग्राउंड पर जो होता है जीके का टेस्ट होता है, तो कहाँ जाना पड़ता है, क्या प्रक्रिया रहती है, थोड़ा सा जानकारी देंगे? ग्राउंड टेस्ट के लिए वो जो उनकी लोकेशन और जो वेन्यू डिसाइड होता है, वो खुद से उनका मैसेज आता है कि आप ग्राउंड ऑडिशन इस वाले वेन्यू पे है। आपका तो कहाँ पर हुआ था? मेरा वैसे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में लोगों को बुला लेते हैं आईवीआर के लिए, ऑडिशन सॉरी ट्रिपल एफ के लिए। बट मेरा यहाँ पे 2 बार ऑडिशन हुआ था। फर्स्ट ऑडिशन अब की बार जो ऑडिशन हुए थे वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के उस पे थे। तो मैं यहाँ पे दिल्ली के जनकपुरी में हैप्पी मॉडर्न स्कूल में मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया था, जीके टेस्ट दिया था ग्राउंड ऑडिशन में। तो वहाँ पे मैंने 20 क्वेश्चन का पेपर आया था, ऑफलाइन मोड हुआ था। ऑफलाइन मोड में 17 का कट ऑफ गया था, आई थिंक 17-18 वालों को उन्होंने सेलेक्ट किया था आगे। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों की भीड़ थी, जिसमें से 1500 लोगों का जीके हुआ था। और भीड़ ऑलमोस्ट होगी 10,000 के आसपास भीड़ होगी। तो उन्होंने फिर जीके का अटेम्प्ट के बाद में उन्होंने वहाँ पे कट ऑफ क्लियर करने के बाद उन्होंने पीआई लिया। मेरा ऑलमोस्ट 30 मिनट्स चला था। पीआई में वो आपकी लाइफ से लेके, आपकी लाइफस्टाइल से लेके, आपके चाइल्डहुड से लेके और आपकी एजुकेशन से लेके, और उसके साथ साथ वो जीके की आपकी नॉलेज भी चेक करते हैं कि आप कितने मतलब कितना वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो, कितने काबिल हो। तो जो मुंबई गए आप पहली बारी, मुंबई जब गया तो क्या क्या तैयारी की गई, ये थोड़ा सा भी बताएं, क्योंकि कोई और अगर जाना चाहे तो क्या प्रक्रिया रहती है, वो पहले से प्लान कर ले रहे? हाँ, यहाँ पे उन्होंने पहले मुझे ऑडिशन के लिए ही दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया। यहाँ पे मेरा सेलेक्ट नहीं हुआ था उन्होंने, बट ऑडिशन के लिए मेरे पास कॉल आया कि वही सेम आईवीआर कॉल कि ना आपका ऑडिशन 1 नवंबर को है, आप आ जाइए यहाँ पे। तो फिर मैं वहाँ पे गई। जनकपुरी? नहीं, मुंबई। अब की बार उन्होंने मुंबई बुलाया। वहाँ पे ऑनलाइन जीके का टेस्ट था, 20 क्वेश्चन, और पर क्वेश्चन के लिए आपके सिर्फ पास 20 सेकंड्स थे। आंसर देने के लिए सिर्फ आपको 20 सेकंड्स में थे। तो 20 क्वेश्चन का अटेम्प्ट हुआ था वहाँ पे। वहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस था, कट ऑफ क्लियर करना है जीके का और उसके बाद में आपको पीआई का होगा। फिर वहाँ पे जीके का कट ऑफ क्लियर हुआ और वहाँ पे पीआई हुआ, दोबारा फिर से पूरा वही सेम प्रोसेस हुआ। बट वहाँ पे वो आपको रिजल्ट नहीं अनाउंस करते हैं, आपको नहीं बताते हैं कि आप सिलेक्ट हो चुके हो या फिर आपको आगे कॉल आएगा, आगे नेक्स्ट राउंड के लिए नहीं बताते हैं। वो सिर्फ आपको बताते हैं 10 दिन पहले।
तो जब वहाँ से एग्ज़ाम दे के आए तो आपको कोई मायूसी हुई कि अभी तक कुछ बताया नहीं, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया? कहीं न कहीं फैमिली को भी लगता है इतनी टाइम से लगी पड़ी है, क्या कर रही है आखिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मुझे अब की बार लग गया था कि मेरा हो जाएगा, कॉन्फिडेंट थी मैं। क्योंकि जीके का टेस्ट अच्छा हुआ था, आपको लग जाता है जब आप पीआई देते हाँ। हो, जो आपके पर्सनल इंटरव्यू अगर 5 मिनट्स चल रहा है तो आपको लगता है कि यार आप उन्होंने मुझे कुछ पूछा ही नहीं, तो आपसे क्या ही आगे का एक्सपेक्ट करोगे। बट अगर पीआई अगर आपका 30 मिनट्स के लिए चलता है, तो 30 मिनट्स बहुत कुछ होता है, सामने वाले आपके बारे में जानना चाहते हैं। वो सिर्फ़ इसीलिए जानना चाहते हैं कि आप अच्छी हैं, आपके आने के लिए वहाँ पे ऑडिशंस के लिए। तो मुझे लग गया था कहीं न कहीं कि मेरा अब की बार आ जाएगा। बट फिर भी मैं डाउट में थी कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। बट 4 डेज़ आफ्टर मेरे पास कॉल आ गया। तो क्या रिएक्शन था पहला जब कॉल मतलब भैया को बगल में ये भैया थे या क्या था, नहीं, कौन नहीं, था? भैया भी थे, बेटा भी था साथ में, तो क्या तो रिएक्शन था आपका बस हम उस तो वक़्त? खुशी के मारे नाच ही रहे थे, ये सोच सकते हो। अच्छा। सब खुश थे मतलब वहाँ अच्छा। पे। फिर आके बस जस्ट 1 मिनट का भी टाइम नहीं लिया, मैंने वापस नीचे आई, मदर इन लॉ को बताया, मम्मी भी सिलेक्ट हो गया। मम्मी भी बहुत खुश थे, फिर पापा को बताया, मतलब सब घरवाले खुश थे। फिर फ़ोन करके मम्मी-पापा को बताया गाँव में, वो भी बहुत खुश थे। तो सभी लोगों को लगा कि हमारी बेटी जो है मतलब एक टीवी शो जो इतना बड़ा है, जो पूरी देखें पूरा इंडिया देखता है जिसको, उस पे जाना आपकी सर आपको कितना मतलब क्या खुशी थी? जनरली क्या होता है, हस्बैंड बहुत कम हस्बैंड होते हैं जो बीवी के आगे बढ़ने से खुश होते हैं। नहीं नहीं, मुझे प्राउड है इस पे। और अच्छा। मुझे लग भी रहा था, ये काफी साल से लग रही थी। अच्छा। तो मुझे प्राउड है कि ये आगे गई और और अच्छा अमाउंट जीत के लेके आई। क्या क्या मतलब आपने कभी दीदी की तैयारी में हेल्प की? हाँ जी, हाँ जी, पूरी हेल्प कैसे करी हेल्प मैंने। करते थे? नहीं, जो ये पढ़ना चाहती थी वो मैं पढ़ने देता था। ऐसे कोई पीछे से रुकावट नहीं थी कि है ना ये काम करना है वो नहीं। सब मैं पढ़ाई अगर करनी है तो करो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। ना ना मेरे फादर ने कभी टोका, ना मेरी मदर ने, सबने सपोर्ट किया इसका। अच्छा मैम, पढ़ाई में करते थे तो किस तरीके की बुक्स पढ़ रहे थे? क्या मतलब जैसे जीके की कौन मतलब एक क्राइटेरिया होता है हर तरीके का, हमें ये क्लियर करना है, ये क्लियर करना है, तो उसके लिए हम उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं। तो क्या पढ़ रहे थे आप उसमें? सही बताओ तो केबीसी के लिए आप तैयारी नहीं कर सकते हो। जी। इतना वास्ट सिलेबस होता है, वो कहीं से भी कुछ भी उठा के जी। पूछेंगे आपके लिए। तो उसके लिए सिर्फ़ आईक्यू लेवल और आपको डेली बेसिस में आपको करंट अफ़ेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए। आप डेली बेसिस पे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर करंट अफ़ेयर्स पढ़ रहे हो या फिर हाफ एन आवर या 15 मिनट्स में अगर आप अपने जीके को दे रहे हो, स्टैटिक जीके को या फिर किसी चीज़ को, तो आप इनफ है, आप जा सकते हो आगे। बट अगर आप कहो कि स्पेसिफ़िक कौन-सी बुक आपको पढ़नी है, ऐसा कोई भी बुक नहीं है कि आपको वहाँ पे केबीसी अगर बुक पढ़ के जाओ और 7 करोड़ जिता दे। नहीं, अगर आप डेली बेसिस पे नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप डेली टाइम नहीं दे रहे हो 10 मिनट 15 मिनट जीएस को, तो आप आगे तक नहीं जा सकते हो। तो जब ये शो चल रहा था, सवाल पूछे जा रहे थे, एक डर तो होगा कि कहीं गलत जवाब दे दिया? हाँ, ये ही डर डर था कि मैंने अपनी 2 लाइफ़लाइन बर्बाद किए। अच्छा, 2 लाइफ़लाइन बर्बाद कर दी। क्योंकि उनका क्वेश्चन का जो आए थे, उनका आंसर मैंने पढ़े हुए थे और मुझे याद भी थे, बट मैं वहाँ पे डाउट में थी। और वहाँ जो इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म होता है और फिर आप जब अमिताभ जी के सामने जब बैठे होते हो, तो वहाँ पे आप है ना नहीं चाहते कि मैं यहाँ से एज़ ए लूज़र जाऊँ। आप चाहते हो कि मैं कुछ भी अमाउंट जीतूँ, बस विनर बन के जाऊँ। मुझे वहाँ पे गलत आंसर दे के वापस 5 लाख पे नहीं आना था। तो मैंने वहाँ पे आप कह सकते हो मैंने 1% भी रिस्क नहीं लिया वहाँ पे। जो अगर मुझे 100% श्योर थी वो आंसर के क्वेश्चंस के आंसर दिए, जहाँ श्योर नहीं थी वहाँ पे अपनी लाइफ़लाइन यूज़ की। तो हाँ, रिस्क तो वहाँ पे होता है कि आप नर्वस भी होते हो, बहुत कुछ माइंड में चल रहा होता है कि अमाउंट भी चल रहा होता है कि मुझे अमाउंट भी जीतना है। फिर आपको ये भी चल रहा है कि कहीं गलत हो गया तो मैं नीचे आ जाऊँगी। अच्छा, जब लाइफ़लाइन हम लेते हैं, जैसे हम किसी अपने रिलेटिव को कॉल करते हैं या ऐसा भी नहीं, ये वाली लाइफ़लाइन नहीं है। ये कौन-सी नहीं, लाइफ़लाइन यूज़ किया अब था? कि उन्होंने उनका पैटर्न थोड़ा चेंज होता रहता है हर बार, क्वेश्चंस का भी, अमाउंट का भी और लाइफ़लाइन्स का भी। अब की बार सिर्फ़ 3 लाइफ़लाइन्स थी और उसके साथ एक सुपर सिंदूक का पड़ाव था। तो 3 लाइफ़लाइन्स में 1 ऑडियंस पोल्स 50-50 और एक हिंट आया है नया। अब की बार हिंट उन्होंने दिया था। तो उसके बाद में अगर तीनों लाइफ़लाइन अगर आप यूज़ कर लेते हो या फिर नहीं करते हो या फिर एक लाइफ़लाइन यूज़ कर लेते हो 5 लाख तक के पड़ाव पे, तो वहाँ पे एक नया आता है सुपर सिंदूक। सुपर सिंदूक में क्या होता है कि आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे विदिन 90 सेकंड्स। विदिन 90 सेकंड्स में आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और अगर 10 क्वेश्चंस में अगर 5 से अबोव अगर आपने आंसर दे दिए तो आप उसके या तो जो जितने क्वेश्चन जीतते हैं उसके एवज़ में जितना अमाउंट आपने विन किया है वो आप अपने अकाउंट में ले सकते हो या फिर कोई भी अपनी जो लाइफ़लाइन है, जो खोई हुई लाइफ़लाइन है वो आपने जीवित करा सकते हो वापस से।
थे। तो मैंने वहाँ पे अपने जो ऑडियंस पोल था वो मैंने अपना पहले खो दिया था, वो वाली लाइफलाइन मैंने जीवित कराई थी। अच्छा, तो जैसे अमिताभ जी सामने बैठे थे, तो और क्या बातें हुई आपकी उनसे? उन्होंने मेरी प्रोसेस के बारे में जाना, मेरे बारे में जाना, मतलब मेरे चाइल्डहुड के बारे में जाना कि मैं कहाँ से आती हूँ, कहाँ से नहीं। और वहाँ पे हुआ कि उन्होंने बोला कि मैं गया हुआ हूँ। मैंने बोला कि मैं झुंझुनू के गोपालपुरा गाँव से हूँ, वो छोटे से गाँव से हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं गया हुआ हूँ। मैंने कहा सर आप गोपालपुरा गए हुए हो? मुझे कैसे नहीं पता चला? कह रहे नहीं मैं गोपालपुरा नहीं, मैं झुंझुनू गया हुआ हूँ। हाँ, झुंझुनू गए। वो बहुत ही कह सकते हो बहुत ही आपको सामने वाले को बिल्कुल भी ऐसे फ़ील नहीं कराते कि वो अपने इतने बड़े आदमी के साथ आप बैठ के बात कर रहे हो। बहुत ही कम्फ़र्ट फ़ील कराते हैं, बहुत ही चिल आउट करते हैं। आपके साथ ऐसे बात करते हैं कि वो बहुत दिनों से आपको जान रहे हैं। सामने वाले को बिल्कुल ही। आप हाँ। भी सर गए थे, तो आपको भी आपसे भी बातचीत हुई होगी कहीं ना कहीं। हाँ जी, हाँ जी, तो हुई आपसे थी। क्या बातचीत हुई उनकी? बस इनके लिए ही हुई कि आपकी वाइफ है ना बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा। जो ये इनका सपना है ओल्ड एज का वो आगे तक आप लेके जाना। मतलब बहुत ही कम ऐसे होते हैं गांव से उठ के इतने बड़े मंच पे आए हैं और इतना अच्छा अमाउंट जीता है इन्होंने। तो ये अच्छे काम में है ना ये लगाना। उन्होंने ये बात कही थी। तो आप ऑडियंस में बैठे होंगे, तो वहां पे बैठ के हौसला कैसे बढ़ा रहे थे मैम का? हौसला तो मैम जब ये फास्टर फिंगर में सेलेक्ट हुई थी हाँ। मैं बहुत खुश हुआ था। अच्छा। वहाँ डांस भी किया था उनका सेलेक्ट हो गई थी। अच्छा, बट वो है ना कैमरे में कट गया हाँ। क्योंकि इन्होंने पहले रिएक्ट कर दिया। हाँ। अमिताभ जी से पहले ही उन्होंने पहले रिएक्ट कर दिया, तो कैमरे का फोकस इन पे नहीं आ पाया, तो वो तो उसमें नहीं दिखा टेलीकास्ट के टाइम। चलिए, अच्छा, आपने जैसे दीदी ने जीता है, तो कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड सर्कल और आपके ऑफिस वगैरह में भी पता चला होगा, हाँ तो जी, क्या हाँ जी। कहना है उन लोगों का, क्या कहना सब है? बहुत खुश हो रहे हैं। आसपास के पड़ोसी भी मतलब बधाई दे रहे हैं कि है ना बहुत प्राउड का मोमेंट है। एक होता है कि वह अमाउंट आप चाहे आप अमिताभ से मिल के आए वो बहुत बड़ी बात है। वहां तक पहुंचना ही जी, है ना। जी, जी। वहाँ मतलब हर किसी के बस की बात नहीं होती। अच्छा, जब ये शुरुआत में दीदी ने स्टार्टिंग किया था, तो कभी लगता था कि कभी पहुंचेंगे? जनरली हम लोग सपने तो बुन लेते हैं, पर पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। नहीं नहीं वो तो था बट मतलब लग तो रहा था कि वह कभी ना कभी तो इतने साल से ट्राई कर रही है अच्छा, तो कभी ना कभी तो सक्सेसफुल होएगी। तो आप कहाँ से हैं, राजस्थान में? मैं झुंझुनू से ही हूँ। झुंझुनू से हाँ हैं, जी, और हाँ जी। झुंझुनू में भी आप जी, मैं झुंझुनू के में एक गोपालपुरा गांव में बुहाना तहसील में, अच्छा। तो बुहाना तहसील के अंदर आता है, वहाँ से हूँ मैं झुंझुनू में। तो अगर हम चाइल्डहुड की बात करें तो हम टिन शेड में रहते थे। टिन शेड, बिल्कुल टिन शेड, वो सीमेंट वाला टिन शेड, बिल्कुल एक रूम वाला, और वो भी खेत के बीच में, जहाँ पे मतलब बहुत डिफिकल्ट था वो वाली लाइफ। 11th क्लास तक हम रहे हैं। फिर उस टाइम पे उसके बाद हमारे घर बने, 3-4 रूम बने हैं, बट प्रॉपर घर हमारा अभी बना है 2022 में। कि वो पापा ने सारे जितने भी अपना अमाउंट था वो अपने बच्चों को पढ़ाई कराने में लगा दिया था कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाई कराऊंगा। और वहाँ पे था कि जब मुझे इंजीनियरिंग के लिए भेजा तो मैं पहली लड़की थी अपने गांव की जो इंजीनियरिंग कर रही थी 2011 में, 2010 की बात है। तो उन्होंने सबने मना किया था कि मत भेजो। जनरली कहते हैं लड़कियां नहीं कर हाँ, कह रही मत भेजो कि क्या क्या ही है, शादी कर दो। और ऑब्वियसली शादी तो वो हमारे बहुत पहले से कराने पे तुले हुए थे। सकती। ऐसा होता है। हाँ, कि शादी कर दो, शादी कर दो। बट ऐसा पापा ने नहीं सुनी और उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग के लिए भेज दिया। बट वहाँ पे हुआ क्या कि सोशल प्रेशर के आके या फिर रिश्ता भी अच्छा था तो पापा ने शादी कर दी। 2011 में? 2011 में हमारी शादी होगी, जल्दी शादी हो गई थी। तो और उसके आपने मैंने मतलब इंजीनियरिंग बारहवीं करी और इंजीनियरिंग जी। में दाखिला ले लिया? इंजीनियरिंग में मैंने दाखिला ले लिया था। आगे की जितनी भी मेरी पढ़ाई है कंप्लीट है, इंजीनियरिंग मेरे सारे फादर इन लॉ ने कराई है। उन्होंने कहा था कि मैं शादी के टाइम पे कि इनको जितनी इंजीनियरिंग आगे की जितनी भी इनकी पढ़ाई बची हुई है, जहाँ तक भी पढ़ना चाहती है, जॉब वगैरह जो भी तैयारी करना चाहती है, वो मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसको पूरी करूँगा। और इस बात पे भरोसा हो गया था इनकी? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से भरोसा हो गया था। बहुत अच्छे हैं मेरे फादर इन लोग। तो उन्होंने ये आज तक भी मुझे पढ़ाई के लिए सपोर्ट करते हैं। आज भी मैं पढ़ रही हूँ आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ माई मैरिज, और 2 बच्चों के बाद भी मैं पढ़ाई के लिए रुकी नहीं हूँ। मैं जॉब कर रही हूँ बैंक ऑफ अमेरिका में जी। एज ए फ्रॉड एनालिस्ट, और जॉब के साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अरे वाह। जी।
तो जर्नी आपने बता दी। अच्छा, ये जर्नी जैसे आपने सिलेक्शन हुआ वहां जाने के लिए क्या क्या तैयारी की, कितने जोड़ी कपड़े रखने हैं, कैसे जाना है, क्या लेके जाना है, क्या पहनना है, क्या कैसे डिसाइड होता है ये उनका खुद का आता है। उनकी खुद की टीम का कॉस्ट्यूम टीम अलग होती है, उनकी कंटेंट क्रिएटर टीम अलग होती है, सब उनकी टीम्स का कुल आता है कि आपको इतने कपड़े लेने हैं। उन्होंने हमें 10 दिन के लिए बुलाया था और कपड़े क्या पहनने हैं, कौन सा कलर पहनना है, और जैसे अगर आपको एथनिक पहनना है तो आपको साड़ी पहननी है, सूट पहननी है, जैसे आप कंपेनियन जा रहे हैं तो इनको फॉर्मल्स पहनने हैं और कौन से कलर के पहनने हैं, वो सारी उनकी टीम डिसाइड करती है। अच्छा, भैया तक के कपड़े उन्होंने डिसाइड किए? जी, वो खुद डिसाइड करते हैं कलर वगैरह कि उनके वहाँ पे जो कैमरा में जो अगर वो रिकॉर्डिंग होती है वहाँ पे अच्छा दिखे, और अमिताभ जी जो आउटफिट पहन के आते हैं उनके साथ कॉन्ट्रास्ट में अच्छे लग रहे हो। ये ज़रूर नोट करते हैं वो कि जो अमिताभ जी के कपड़े हैं उनके साथ सामने वाले कंटेस्टेंट का जो कपड़े हैं वो खिल के, मतलब दोनों के आपने जो साड़ी वेयर किया उसके अंदर वो आपकी ही है या उन्होंने ही प्रोवाइड कराया? नहीं, कपड़े हमारे होते हैं बट कलर और पहनना क्या ये उनका होता है। कपड़े हमारे होते हैं, आयरन वगैरह सब कुछ जो होता है वो खुद करके देते हैं उसी और टाइम। आपको रेडी भी उन्होंने किया? जी हाँ, मेकअप उनका ही होता है। मेकअप वगैरह उनका ही। और उसके और कुछ स्पेशल लोगों को बताना चाहेंगे कि किस तरीके से, जो आज बहुत सारे लोग सपना देखते हैं हम भी कभी केबीसी में जाएं, मैं भी एक कभी देखा करती थी कि देखेंगे, पर कहीं ना कहीं फोकस नहीं रहा उस चीज पर और हम छोड़ देते हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहिए? नहीं, मेरा इसमें एक ही वो है कि नेवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप। मैं हमेशा ड्रीम देखती हूँ, उसके लिए तैयारी करती हूँ, उसको मैनिफेस्ट भी करती हूँ और इवेंचुअली वो रियलिटी में बदल जाता है। बस एक ही वो है, एक ही लाइन कह सकती हूँ इसके लिए, ड्रीम, मैनिफेस्ट एंड रियलिटी। क्वेश्चन के दौरान कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था? बोलते हैं कि डर भी रहता है, सही भी है, गलत भी है, समझ नहीं आता कि क्या करें ऐसे में, तो क्या कॉन्फिडेंस लेवल था आपका? होता है कि जैसे सवाल पूछे एकदम से फटाक से आंसर दे दिया। मेरा वहाँ पे अगर मुझे क्वेश्चन आ भी रहा था, मैं वहाँ पे 100% श्योर थी, तो मैं आंसर विद इन सेकेंड्स में नहीं दे रही थी। मैं उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ रही थी, दोबारा रिकॉल कर रही थी अंदर ही अंदर कि हाँ, एक आंसर क्या क्वेश्चन पूछा गया है और उसका आंसर जो मुझे आता है वो सही है नहीं। उसके बाद में मैं उसको लॉक करवा रही थी। मैंने ऐसे जल्दबाजी में कोई आंसर नहीं दिया, चाहे मुझे आ रहा हो, क्वेश्चन पढ़ते ही आ रहा हो, ऑप्शन बिना देखे भी आ रहा हो, बट मैंने ये नहीं वहाँ पे किया कि मैंने पहले डिसाइड किया था अपना मेरा माइंडसेट ऐसा था कि मुझे वहाँ रिस्क नहीं लेना है, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है, नर्वस ऑब्वियसली आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हो ही जाओगे, बट मुझे वहाँ पे जल्दबाजी करके मेरा आंसर गलत नहीं करना है। मैं क्वेश्चन को 2 बार रीड कर रही थी, आंसर्स को उसका फिर से रीचेक किया, उसके बाद में उसको लॉक करवा रही थी। 50 लाख भी आए शायद आप जीत सकते थे वहां पर, और हाँ। वो कहीं ना कहीं जो आपको थोड़ा सा दिखाया जाता है कि कर दे लॉक, नहीं करे लॉक, तो कहीं ना कहीं ऐसे हमारा जो विश्वास है डगमगा जाता है, करवाएं नहीं करवाएं, कहीं खो ना दे अमाउंट, है ना? तो जी। हुआ होगा आपके साथ भी ऐसा? यही हुआ है मेरे साथ। मैं 50 लाख का क्वेश्चन के जो अंदर पूछा गया था कि जो उसका एक पार्ट था कि गांधी मूवी के लिए भानु अथिया ने ऑस्कर जीता है। मुझे वैसे की वैसे याद था, उसका एग्जैक्ट याद था कि हाँ ये जीता है, बट उन्होंने वहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन किया, उन्होंने गुगली फेंकी कि जॉन मॉल ने कौन सी मूवी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन का ऑस्कर जीता है उसी टाइम पे। तो यहाँ पे मुझे पता था स्टार वॉर्स मूवी मैंने देखी हुई है, ऑस्कर में गई है, बहुत सारे ऑस्कर जीते हैं, मुझे पता था। टाइटैनिक मूवी बहुत पुरानी थी, उस टाइम की नहीं थी, तो वैसे ऑप्शन एलिमिनेशन से हो गया था। बट वहाँ पे दो मूवीज और थी कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर थर्ड। तो वो जो 2 मूवीज़ थी वो मैंने कभी सुनी थी उनके बारे में, ना ही मैंने कभी वहाँ पे देखा था, तो मैं सिर्फ बिना उसके नहीं जा सकती थी। स्टार वॉर्स मुझे पता था बहुत सारे ऑस्कर जीते हैं, बट वहाँ पे मुझे ये नहीं पता था कि जॉन वॉल उन्हीं का ही डिजाइनर था, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, और उसने ही जीते हैं। तो वहाँ पे मैं कंफ्यूज थी और मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने वहाँ पे क्विट करने का डिसीजन लिया, और आई थिंक मेरा डिसीजन बहुत सही था वहाँ पे, क्योंकि जब आप डाउट में होते हो तो आप चलो आपने 99% श्योर हो, 99% श्योर हो, बट 1% आप सोचते हो चलो ठीक हो जाएगा, वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। अगर आपकी किस्मत साथ देगी तो हो सकता है आप तुक्का लग जाएगा, आप कर दोगे, बट अगर नहीं हुआ तो वापस 5 लाख पे गिरोगे, और फिर वो पूरी ज़िंदगी भर आप सोचोगे कि मैंने क्यों किया ऐसा काम।
तो अब 25 लाख से क्या करने वाले, फाइनल सवाल आपसे। 25 लाख से तो मैं अभी आप कह सकते हो कि उसको एक ऐसे पैसिव इनकम में उसमें बिजनेस में या फिर इन्वेस्टमेंट करूँगी जहाँ से पैसिव इनकम आती रहे, और वहाँ से जो इनकम आएगी ओबियसली जो मेरा ओल्ड एज होम का सपना है मैं उसको मतलब मैं उसको उसका विजन देख चुकी हूँ कि मुझे कैसे क्या करना है। और मैं एक टीसीएस के बहुत बड़े वो हैं जनरल मैनेजर, उनके साथ भी डिस्कस हो चुका है कि उनको मेरा ये आइडिया पसंद आया था, तो उन्होंने मुझे आगे से कॉन्टेक्ट किया था कि आपको कैसे करना चाहिए। तो हाँ, मैं उस पे प्लानिंग कर रही हूँ उसको, इवेंचुअली मैं उसको पूरा करूँगी। घर पे आए तो 25 लाख, और क्या-क्या सामान मिला 25 लाख के अलावा? स्कूटी बता रहे थे। जी, एक वीडा की इलेक्ट्रिक स्कूटी मिली है, उसके साथ में ही कल्याण का ज्वेलर्स का एक गोल्ड कॉइन है, और 2 साल का भंडार है गोवर्धन घी का जिसमें अच्छा। 24 किलो घी होगा, और उसके साथ में छोटे-मोटे वाउचर्स अलग से मिलते हैं, वो अलग है। तो सासू माँ ये 25 किलो घी लगभग देखकर और एक गोल्ड कॉइन, कोई ना महिलाएं तो गोल्ड से ही खुश हो जाती हैं, तो क्या रिएक्शन है सासू माँ का? मम्मी तो मेरे वहाँ पे सिलेक्शन हो गया था ना, उसी से ही खुश हो गए थे। अच्छा। उनका पता है उन्होंने मुझे जब जा रही थी उन्होंने मुझे ये कहा था कि "तू यहाँ से मतलब टेंशन मत लेना, वहाँ पे कुछ भी जीते या ना जीते अमाउंट, तो ऐसा नहीं है कि तू फिर वहाँ पे आके फिर उसको टेंशन लेगी, फिर स्ट्रेस में आ जाएगी। कह रही नहीं, वहाँ पे जाना ही बहुत बड़ी बात है, कुछ भी जीत के आएगी, हमें उसी से खुशी है।" अच्छा, बच्चों को अब जैसे आपने खुद पढ़ते हो, खेल-खेल में जिस तरीके से पढ़ते हो, लर्निंग पावर जो आपकी याद रखने की क्षमता, ये कैसे वर्क करती है? क्योंकि जनरली हम लोग पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। वो एक रीज़न होता है इसके पीछे कि आप सिर्फ़ ये दिमाग में अपना इतना प्रेशर ले लेते हो कि आपको सिर्फ़ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, और फिर आप उसको रट्टे लगाने पे लगे रहते हो। ऐसा कभी मत करो। 15 मिनट के लिए पढ़ो, जो भी पढ़ना है 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, जो भी पढ़ना है वो अपने मज़े-मज़े में पढ़ो। और सबसे बड़ी बात है, लिख के पढ़ो। जो भी पढ़ा है उसको लिखो, ज़बरदस्ती लिखो अगर देखा हुआ आपका मन याद भी होता नहीं है। कर रहा। हाँ जी, देखा हुआ जो विजुअल्स होते हैं फिर याद होते हैं। आँख बंद किया और फिर बाद में जितना भी आपने पढ़ा है उसको फिर से रिकॉल किया, तो आपको याद रहेगा वो। अगर चलो उस टाइम पे याद नहीं रहा, बट अगर आपको वो सामने वैसा कुछ क्वेश्चन आता है या फिर कुछ ऐसा आता है कि ये आपको उस आंसर क्वेश्चन आता है, वैसा कुछ क्वेश्चन आपके सामने पुट होता है, तो आप उस आंसर आसानी से दे दोगे। सर, लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे जो अपनी वाइफ को पढ़ने नहीं देते आगे, कहते हैं लड़कियों का काम या महिलाओं का काम, अभी भी बहुत सोच है ऐसी लोगों की, नहीं घर का काम ही तक सीमित रहना है। नहीं, नहीं, मैं यही मैसेज देना चाहूँ अपनी वाइफ़ को, अपना आगे बढ़ाओ। अगर वो पढ़ना चाहती है या कुछ करना, तुम अपनी उसकी मदद करो। आगे मतलब उसको ऐसे में प्रेशर मत दो कि नहीं तुझे घर का ही काम करना है, क्योंकि आगे नहीं बीच में ऐसे पढ़ना। मामले आ गए ना काफी सारे। हमारे साइड थोड़ा हो। जिस तरीके से केबीसी जीते हो, कहीं ना कहीं आईएएस आईपीएस की भी तैयारी कर सकते हैं आप, तो क्या सोचा इसके बारे में? यूपीएससी ना मेरा हमेशा से सपना रहा है, बट है ना वहाँ पे मुझे गाइडेंस नहीं थी कि मुझे सही बताऊँ तो ग्रेजुएशन तक मुझे ये नहीं पता था कि आईएएस कौन से एग्ज़ाम से बनते हैं, क्योंकि उस टाइम पे नेट भी नहीं था, और जो नेट था तो उसके पास था जो प्रिविलेज थे, तो मुझे नहीं आइडिया था इसका कि यूपीएससी के लिए कौन सा एग्ज़ाम देते हैं। मैंने जो भी सीखा है मैंने खुद से सीखा है, दोस्तों की मदद से, यूट्यूब से, बाद में थोड़े से जब हमारे पास इंटरनेट वगैरह हुए तो मोबाइल से देख देख के कि ये एग्ज़ाम इसके लिए होता है, ये एग्ज़ाम इसके लिए होता है। तो जब आप खुद से सीखते हो ना तो आपको टाइम लग जाता है। जब आपके पास गाइडेंस नहीं होती है तो आपको बहुत टाइम लग जाता है कि आप किसको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। आप बहुत कन्फ्यूज रहते हो, मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ या इस डायरेक्शन में जाऊँ। बट जब मुझे यूपीएससी का पता चला कि हम यूपीएससी ये कर सकते हैं कि ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम होता है, तो फिर एक फ़ोबिया हुआ कि ये तो बहुत हार्ड एग्ज़ाम होता है। मुझे तो पता ही नहीं इस चीज़ का एग्ज़ाम भी हार्ड होता है। फिर मैंने एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन किया, तो उसी दौरान मुझे पता चला कि यूपीएससी का सिलेबस भी मोस्टली मतलब यही होता है, बस इसका लेवल जो होता है बहुत अप होता है। अगर आप एसएससी कर रहे हो तो आप यूपीएससी अगर थोड़ा-सा और अगर तो करोगे तो आप मतलब सिलेबस तो मोस्टली वही होता है, बट लेवल इसका बहुत हाई होता है, लेकिन आप कर लोगे। जब पता चला कि मुझे ऐसा, बट हुआ क्या कि उस टाइम थोड़ा-सा जा चुका था, और अभी भी है टाइम अगर मैं देना चाहूँ तो उसको, बट हाँ, अभी मेरे पास उसके लिए 4 साल हैं, 3 है से भी 4 टाइम। साल हैं अभी टाइम। और अगर मुझे मैं अगर इसके बारे में मैं सोच भी रही हूँ, मैंने बुक्स भी मँगवा ली हैं। अच्छा, हाँ, तैयारी शुरू हो गई है, मैंने कार्य बुक्स प्रगति जी, पर जी, है। हाँ, मैंने बुक्स मँगवा ली है यूपीएससी की, और मैं इसके लिए अपना 100% देने की कोशिश करूँगी, और मैं चाहूँगी कि मैं क्लियर कर लूँ इसको।
पवित्रा जी की सासू माँ हैं, तो पवित्रा जी आपकी घर में कितनी मदद करती हैं? बहुत करती है। किस तरीके से खाना बनाते हैं? खाना भी बनाती, बर्तन भी करते हैं, झाड़ू पोछा भी करते हैं, सासू बहू रल मिल के कर लेते हैं। अच्छा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि होता है कि अब या तो पढ़ाई करेगा इंसान या घर का काम करेगा। नहीं, दोनों काम करते हैं। दोनों काम हाँ, हमार में ऐसे नहीं तू मैं नहीं, भाई तू ये करेगी तो मैं ये करूंगी, अपनी मर्जी है। ये अपनी मर्जी से करती हूँ, मैं मेरी मर्जी से करती हूँ। कुछ दिक्कत है तो ऐसे ये बोल देती मम्मी मेरे से नहीं होगा, मैं बोल देती मेरे से नहीं होगा। सबसे पहले अंकल जी बधाई देना चाहूंगी आपको कि आपकी बहू पवित्रा यादव जो है उन्होंने 25 लाख रुपए का इनाम जीता, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हुई जी, बहुत। सुनते ही वहाँ पूरा टीवी देखा मैंने, अच्छा, पूरे सवाल अमिताभ बच्चन के पास ऐसे जवाब दिए, पूरे के पूरे देख लो। 50 लाख वाला भी सवाल बहुत वो दिया था अपन, अमिताभ बच्चन बोला पीछे आ जाओगे, 20 आ जाओगे, अच्छा 5 गलत जवाब दिया तो आपके 20 हाँ 20 चले जाएंगे, 20 चले इसलिए जाएंगे, उन्होंने 5 लाख रह वापस ले लिया ना, तो 50 लाख वाला भी सही दिया इनका जवाब। अच्छा, और बड़ी खुशी की बात, एक स्कूटी मिली है, 25 लाख रुपए, 25 किलो देसी घी, एक सोने का सिक्का, ये इनाम मिली है, बड़ी खुशी की। अंकल जहाँ जब बेटी करती है तो एक अलग मान बढ़ता है, पर आज जब बहू ने ये काम कर दिखाया तो ये बड़े ही गर्व की बात है। बड़े गर्व की बात है जी, बिल्कुल सच्चाई है। जब आपके बेटे सुरेंद्र जी की शादी हुई थी तब पवित्रा जी ने 12वीं तक पढ़ाई की थी, तो कभी लगा था कि ऐसा मौका कभी आएगा? 12वीं पढ़ा के इंजीनियर बनने करवाई है जी। आपने इंजीनियरिंग करवाई है? पहले शादी से पहले भी पैसे वहाँ जयपुर डलाई थी, तो मैंने बेटे का ATM दे दिया था। मुझे मेरे बेटी नहीं है, मेरे बेटी बराबर है, अच्छा, जो भी इंजीनियर तक मैं पढ़ाऊंगा, तो मैंने करवाया है, जो वो आएगी अब। तो आपने सुना कि किस तरीके से कोई करोड़पति बन सकता है, कोई भी राह मुश्किल नहीं और कभी हार नहीं माननी चाहिए। बोला जाता है जो सफल लोग हैं उनके पद चिन्हों पे चलोगे तो शायद आप भी सफल हो जाओगे। आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको